हेलो एवरीवन, आप सबका इस चैनल पे फिर से स्वागत है। देखिए यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है और आज ये उसका टेस्ट संख्या 19 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में एक राज्य की विधानसभा में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। हमारे ऑप्शन है 500, 400, 450 या 550। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 500 अधिकतम सीटें हो सकती हैं और वहीं मिनिमम सीटें दोस्तों 60 से कम नहीं होंगी। लेकिन इसके 3 अपवाद भी हैं। वो हमारे सिक्किम की सीटें 32 हैं और गोवा की सीटें 40 हैं, वहीं मिजोरम की सीटें भी 40 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पुरस्कारों की श्रेणी में नहीं आता। तो पहला ऑप्शन दिया है हमारे दोस्तों, ये विश्वरैया, एक बार आएगा विश्वरैया सौर पुरस्कार, तो ये आता है दोस्तों। कल्पना चावला सौर पुरस्कार, ये भी आता है। दिवाकर सौर पुरस्कार, ये भी आता है। और ये अब्दुल्ला लिखा है दोस्तों, ये अब्दुल आएगा। अब्दुल कलाम सौर पुरस्कार जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पुरस्कारों की श्रेणी में नहीं आता है। और इसमें दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है ISA, जो उसके द्वारा वर्ष 2019 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पुरस्कारों की स्थापना की गई थी। और इस श्रेणी में 3 पुरस्कार आते हैं, कल्पना चावला सौर पुरस्कार, विश्वरैया सौर पुरस्कार और दिवाकर सौर पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण के प्रकार और उनके उपयोग के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं। ये दोस्तों मुंह नहीं आएगा, युग्मों में से कौन से सुमेलित हैं आपको बताना है। आपके सामने 3 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए सही जवाब क्या होगा। हमारा समतल दर्पण के सामने लिखा है दोस्तों मोटर कारों की हेडलाइट, वहीं हमारा उत्तर दर्पण के सामने लिखा है बसों के रियर व्यू मिरर, मतलब इसका बसों के जो रियर व्यू मिरर होते हैं वो अवतल दर्पण है दोस्तों। उसके आगे लिखा है सौरल कुकर। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा, हमें बताना है सही। आपको ये विशेष करके ध्यान रखना है कि हाँ में पूछा है या ना में पूछा है। तो इसका सही जवाब पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, यानी कि उत्तल दर्पण बसों में रिव्यू देखने के लिए और अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर के लिए किया जाता है। वहीं जो हमारा समतल दर्पण है दोस्तों, उसमें चश्मे में, कैडियोस्कोप में, टेलीस्कोप में, पेरिस्कोप में आदि निर्माण में इसका उपयोग होता है। आसपास देखने के लिए, वहीं प्रकाश के विक्षेपण के रूप में भी समतल दर्पण का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें कथन और कारण दिए गए हैं दोस्तों। पहला कथन दिया है हमें, अधिकांश धातुएं आयन के रूप में उपस्थित हैं क्योंकि अधिकांश धातु की प्रकृति अत्यधिक धन विद्युतीय होती है। तो बताइए क्या कारण कथन ही का सही कारण है दोस्तों। तो ये एकदम सही है, ये इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अधिकांश धातुएं आयन के रूप में ही उपस्थित होती हैं क्योंकि अधिकांश धातु की जो प्रकृति होती है वो अत्यधिक धन जो है विद्युतीय होती है, यानी कि धन विद्युतीय का मतलब है प्लस वाली। दोस्तों हाइड्रोजन को छोड़कर रासायनिक प्रतिक्रियाओं के दौरान इलेक्ट्रॉनों को खोकर धनात्मक आयन बनाने वाले सभी तत्वों को धातु कहा जाता है। इस प्रकार धातु अपेक्षाकृत कम आयनीकरण ऊर्जा के साथ धन विद्युतीय यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव तत्व है। धातुएं अत्यधिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं और इसलिए आयनों के रूप में यह मौजूद होती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, समावेशी विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों इसका समावेशी विकास के संदर्भ में इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। कृषि क्षेत्र में क्रमिक बदलाव जो है वो समावेशी विकास के संदर्भ में सही नहीं है। तो इसमें सही है अंतर क्षेत्रीय असंतुलन में कमी, ये सही है। कौशल विकास के लिए अवसरों का निर्माण, ये भी सही है। उद्योगों का बेहतर प्रयास, ये भी सही है। वहीं समावेशी विकास में शामिल जो कुछ दिए गए हैं वो क्या है, प्रवेश स्तर पर जनता के लिए रोजगार के अवसर, ये भी सही है। अंतर क्षेत्रीय संतुलन में कमी, कौशल विकास के लिए अवसरों का निर्माण, उद्योगों का बेहतर प्रसार, कृषि आधारित उद्योगों में वृद्धि, व्यावसायिक रोजगार में वृद्धि जैसे कास्टकार, कारों, स्कूटर, टीवी, मोबाइलों की मरम्मत, बागवानी आदि, ये समावेशी विकास में सम्मिलित तत्व हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पोषण मिशन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, आपको ये बताना है। यह मिशन नई योजना की शुरुआत एवं लक्ष्यों को शामिल करता है, क्या ये सही है।
सेकेंड ऑप्शन दिया है, यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की एक प्रमुख कार्यक्रम है। तो दोस्तों ये दोनों के दोनों जो है हमारे सही नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय पोषण मिशन को एक अभियान के रूप में जाना जाता है। ये 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू जिले से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था। यह भारत सरकार के अधीन स्थापित महिला और बाल विकास मंत्रालय के प्रमुख एक कार्यक्रम है। कौन सा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। और यह नई योजनाओं को शुरू करने का कोई लक्ष्य नहीं रखता, लेकिन इसमें कुपोषण को समाप्त करने के लिए सुदृढ़ तंत्र की स्थापना सहित विभिन्न मौजूदा योजनाओं की एक मैपिंग शामिल है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? आपके सामने दिए गए हैं, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इकोसिस्टम के आगे लिखा है एजी टेंसले, इकोलॉजी के सामने लिखा है अर्नेस्ट हैकल, वहीं डीप इकोलॉजी के सामने लिखा है ऑडम, और इकोलॉजिकल नीचे के सामने लिखा है जोसेफ ग्रेनेल। तो दोस्तों जो डीप इकोलॉजी है वो हमारी ऑडम के ने नहीं इसका वो किया था, ये हमारा ऑर्नेसिस ने किया था। किसने किया था? ये डीप इकोलॉजी जो है इसका ऑडम नहीं है, ये क्या था हमारा ऑर्नेसिस। किसने? ऑर्नेनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कपिला अभियान निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? बताइए कौन से मंत्रालय ने कपिला अभियान शुरू किया था? तो इसका दोस्तों सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा मंत्रालय ने कपिला अभियान शुरू किया था। अक्टूबर 2020 में शिक्षा मंत्रालय ने पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 89वीं जयंती के अवसर पर बौद्धिक संपदा साक्षरता और जागरूकता कार्य के लिए कार्यक्रम कपिला कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस कपिला अभियान की शुरुआत की थी। दोस्तों इसका आपको फुल फॉर्म भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसमें संविधान सभा के अंतर्गत गठित मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय तथा बहिष्कृत क्षेत्रों पर नियुक्त एक सलाहकार समिति की अध्यक्षता की थी? तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों। इसका सही जवाब होगा हमारा वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने ही हमारी मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजाति और बहिष्कृत क्षेत्रों पर नियुक्त एक सलाहकार समिति की अध्यक्षता की थी। संघ शक्ति समिति ये जवाहरलाल नेहरू के से संबंधित है। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वही संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यक और जनजातीय तथा बहिष्कृत क्षेत्रों पर नियुक्त सलाहकार समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। देखिए आपको एक चीज बताती हूँ मैं, यहाँ पर हमें दिया है दोस्तों प्रांतीय में आपको हमेशा याद रखना है सरदार वल्लभ भाई पटेल आएंगे। वही संघ में जो समितियां मोस्टली बनी है वो जवाहरलाल नेहरू के काल की, मतलब उसकी अध्यक्षता की है। नेक्स्ट है, व्यापारी के रूप में भारत आने वाले सबसे पहले यूरोपीय समुदाय था। बताइए कौन सा था? इसका सही जवाब होगा हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगाली जो आए थे दोस्तों वो सबसे पहले आए थे। उसके बाद हमारे डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे और फिर फ्रांसीसी आए थे। दोस्तों आपको एक मैं जानकारी के लिए बता देती हूँ, जो मतलब सेकंड नंबर पे डच आए थे, लेकिन जो इन्होंने और थर्ड नंबर पे अंग्रेज आए थे। लेकिन जो इन्होंने अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित की थी, अपनी यहाँ पे स्टेबिलिटी की थी कंपनियों में, वो हमारी अंग्रेजों ने पहले की थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना और डचों ने बाद में की थी, लेकिन डच आए पहले थे लेकिन अपनी कंपनी को स्टेबल नहीं किया था। वहीं जो हमारे पुर्तगाली थे दोस्तों वो 1498 में इनको आगमन हुआ था और 1961 में ये सबसे लास्ट में भारत से गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? बताइए। तत्वबोधमी सभा के आगे दिया है केशव चंद्र सेन। दोस्तों नेक्स्ट दिया है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो दोस्तों ये एकदम सही है और सही हमको बताना है दोस्तों। तत्वबोधनी सभा की स्थापना केशव चंद्र सेन ने नहीं करके देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में की थी। वहीं भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना दोस्तों केशव चंद्र सेन ने की थी और सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। तो दोस्तों ज्योतिबा फुले आपको याद रखना है, ये यूपीपीसीएस के ऐसे फेवरेट क्वेश्चन है, तो आपको प्लीज ऐसे क्वेश्चनों पे ध्यान रखना है। कौन सी सभा किसने गठित की थी ये आपको अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल के प्रतिनिधियों के साथ एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों। इसका सही जवाब होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी। हमारे उत्तर प्रदेश ने ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल के प्रतिनिधि के साथ एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और 40 वर्षों की अवधि तक संचालन के लिए एक ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल के प्रतिनिधियों के साथ एक रियायत पर समझौता के हस्ताक्षर किए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने जेवर स्थित जेवर कहाँ पर है? नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की डिजाइनिंग के निर्माण के लिए एवं 40 वर्षों की अवधि तक के संचालन के लिए इसके साथ समझौता किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में विकसित की गई भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? दोस्तों बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब है हमारा रुद्रम, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में जो विकसित की गई भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल कौन सी है? रुद्रम। अक्टूबर 2020 में अब भारत ने पूर्वी तट से सुखोई 30 MK1 जेट से रुद्रम नामक अपनी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। नेक्स्ट, भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए, हमें दिया है 3 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा सही होगा इसका? तो पहला ऑप्शन दिया है दोस्तों हमें, यह भारत में यह महान हिमालय में अवस्थित है। बताइए क्या है सही जवाब होगा? दोस्तों ये हमारा सही जवाब नहीं है। दूसरा दिया है दोस्तों हमें दिया है हमें इसका नाम दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया, ये भी गलत है। तीसरा दिया है हमें, और पहले आपको मैं ऑप्शन दिखाती हूँ, पहला गलत तो पहला गलत, दूसरा गलत तो पहला दूसरा गलत और तीसरा भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब बचता है। इंदिरा कोल के उत्तर में स्थित भूमि काराकोरम भूभाग का हिस्सा है जो चीन के नियंत्रण में है। दोस्तों भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल सिया कांगड़ी से 3 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है और इस पर्वत शिखर पर भारत, पाकिस्तान, चाइना की सीमाएं मिलती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपके सामने बांध दिए गए हैं, आपको बताना है इसका कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों देखिए, सिंगूर बांध तेलंगाना सही है, कडांडा बांध गुजरात ये भी सही है, माता टीला बांध उत्तर प्रदेश ये भी सही है। वहीं कोयल कालो परियोजना बिहार की नहीं होके दोस्तों ये ये झारखंड की है। कोयल कारो जो है वो झारखंड की परियोजना है दोस्तों, झारखंड के रांची और पश्चिमी सिंहभूम जिले में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका की खोज की गई थी, बताइए क्या इसका सही जवाब होगा? ऑप्शन है हमारे कैमिलो गोल्गी द्वारा, रॉबर्ट हुक द्वारा, रॉबर्ट ब्राउन द्वारा या स्लाइडेन और स्वान द्वारा। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा हमारा रॉबर्ट हुक द्वारा। 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह एक आवश्यक अंग है जो मानव शरीर में कई कार्य करता है। इसमें रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक प्रोटीन को बनाना, ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल का निर्माण, ग्लाइकोजन संश्लेषण, पित्त स्रावण, यूरिया संश्लेषण, आरबीसी का टूटना आदि इसके अंदर शामिल होते हैं। नेक्स्ट है, 2 हेक्टेयर से कम खेती योग्य भूमि को किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की प्रत्यक्ष आय सहायता निम्नलिखित में से किस योजना की प्रमुख विशेषता है? बताइए हमारा कौन सा इसका सही जवाब होगा? दोस्तों ये योजना कौन सी है जिसके अंदर प्रति वर्ष 6,000 रुपए की प्रत्यक्ष आय सहायता किसानों को दी जाएगी? वो है हमारी पीएम किसान योजना, प्रधानमंत्री किसान निधि योजना, पीएम किसान योजना, P4 प्रधानमंत्री किसान योजना एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है जिसका 100% वित्त पोषण भारत सरकार द्वारा किया जाता है और यह योजना 1 दिसंबर 2018 से लागू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोट छापकर घाटे के बजट के वित्त पोषण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बताइए
क्या कहलाती है? राजस्व घाटा, अर्थोपाय अग्रिम, मुद्रीकृत घाटा या सरकारी उधार। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मुद्रीकृत घाटा जो है वो नोट छापकर घाटे के बजट की वित्त पोषण किया जाता है। इससे यदि घाटे का वित्त पोषण नोट छापकर किया जाता है तो इस घाटे के मुद्रीकरण या मुद्रीकृत घाटे के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किगाली समझौता संबंधित है। बताइए किससे संबंधित है किगाली समझौता? तो दोस्तों ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से संबंधित है। वर्ष 2016 में वैश्विक समुदाय ने सामूहिक रूप से ग्रीन हाउस गैस हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन को कम करने के लिए रवांडा के किगाली में एक समझौता किया, जिसमें वर्ष 2100 तक ग्लोबल वार्मिंग को 0.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने में इसमें सहायता मिल सकती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो कृपया करके इसे लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो